अचानक ही उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए पुष्कर को फिर से अपने शरीर में बदलाव की वही तरंग महसूस होने लगी जो कुछ देर पहले बाथरूम में हो रही थी। ओ स्वीट हार्ट, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। पहले मुझे जाना था, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। पुष्कर के कानों में उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज पड़ रही थी। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में खुद से कहा, कहाँ हो तुम? अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक ही पुष्कर को लगा कि उसकी नसों में बहने वाला खून तेजी से दौड़ने लगा है और उसके दिमाग में तेज ऊर्जा का संचार होने लगा है। डॉक्टर और नर्स आ चुके थे और डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत को मृत घोषित कर दिया था। साथ में खड़ी हुई नर्स ने सफेद कपड़ा उस बूढ़ी औरत के ऊपर डाल दिया और सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुंह से कुछ मत बोलना, बस चुपचाप देखते रहो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। काले सांप के शब्द पुष्कर के कान में सुनाई दिए। अचानक ही पुष्कर आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़ी औरत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटा दिया और उसकी नब्ज पकड़कर देखने लगा। अरे कौन है ये लड़का? ये पागल है क्या? वो औरत मर चुकी है, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने साथियों को इशारा किया और पुष्कर को एक और हटाने के लिए कहा, लेकिन पुष्कर के कानों में किसी और की कोई भी आवाज नहीं पड़ रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और कुछ ही देर में पुष्कर को एहसास हुआ कि उसके शरीर में उड़ता हुआ तेज गर्म उफान उस बूढ़ी औरत के शरीर में प्रवाह होने लगा है। श्रावणी और चक्रधर के साथ साथ बूढ़ी औरत का पति भी पुष्कर की ओर घूर रहा था। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो औरत मर चुकी है तो पुष्कर क्यों सभी लोगों का समय बर्बाद कर रहा है? उधर पुष्कर अपने मन के अंदर उड़ती हुई तेज ओम के उच्चारण की ध्वनि को साफ साफ सुन सकता था। इस समय अचानक ही उसे अपनी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा जो किसी ऊंचे पर्वत पर बैठकर तेज आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की वेशभूषा किसी अघोरी के जैसी थी और जो काले और नीले सांप पुष्कर को अपने कंधों पर दिखाई देते थे, वो ही सांप उस अघोरी के कंधों पर भी लिपटे हुए थे। अघोरी का रंग बिल्कुल काला था। उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला थी और बड़ी बड़ी दाढ़ी ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ था। पुष्कर को लगातार अपने कानों में उस अघोरी के द्वारा बोले जा रहे मंत्र सुनाई पड़ रहे थे। फिर अचानक ही अघोरी के गले में लिपटे हुए सांप ने तेज फुंकार मारी और उधर घबराते हुए पुष्कर ने आंखें खोल दी। पुष्कर ने देखा कि बूढ़ी औरत की सांसें लौट आई और उसके मुंह से तेज खून की उल्टी हुई है। वो बूढ़ी औरत जो कुछ समय पहले अपनी सांसें छोड़ चुकी थी, वो उठकर बुरी तरह खांस रही थी। ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो सकता है? आसपास खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर और उसके साथ आई हुई नर्स भी अचंभित थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ही एक मरी हुई औरत जिंदा कैसे हो सकती है। ओह, तुम जिंदा हो गई स्वीट हार्ट। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने ये कैसे किया? मैं और मेरा परिवार आज से तुम्हारे एहसानमंद है। बूढ़ा आदमी लगातार अपनी बीवी से लिपटकर रोते हुए पुष्कर से सभी बातें कह रहा था। उधर चक्रधर और श्रावणी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ समय पहले मौत के मुंह में जा चुकी औरत को पुष्कर ने वापस से जिंदा कर दिया है। लेकिन पुष्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे उस अघोरी बाबा की शक्ल धुंधली धुंधली सी याद आ रही थी, जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपने मन के अंदर देखा था। बेशक यहाँ मौजूद लोगों की नजरों में यह कारनामा पुष्कर ने किया था, मगर पुष्कर को मालूम था कि यह उसका नहीं बल्कि उसी बाबा की करामात है जो उसे अपने अंदर दिखाई दिए थे। उफ, उन बाबा का चेहरा और वो सांप कितने डरावने थे। वो कौन है? यही बातें सोचते हुए पुष्कर चक्रधर के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ गया। उसने पलटकर श्रावणी को भी नहीं देखा था। उधर कॉम्प्लेक्स के अंदर बूढ़े आदमी के परिवार के लोग पहुंच चुके थे। कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी और उनके अंदर से बूढ़े आदमी के परिवार के लोग और बहुत से बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकलकर तेजी से अंदर की ओर भाग रहे थे। चक्रधर और उसके साथी डरे सहमे से एक कोने में खड़े हुए थे। तभी चक्रधर को सामने एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया जिसने महंगा सूट पहना हुआ था और उसकी महंगी घड़ी दूर से ही चमक रही थी। चक्रधर उस आदमी को पहचानता था।
वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के नजदीक पहुंच गया और सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते हुए बोला, सर आप यहाँ? चक्रधर की आवाज में डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वो कहाँ है? मिस्टर सिंघानिया ने चक्रधर से पूछा। कौन सर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? चक्रधर ने डरते हुए सिंघानिया से पूछा। लेकिन जितनी जल्दी चक्रधर ने अपनी बात खत्म की थी, उतनी ही तेजी से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ चुका था। थप्पड़ के बाद चक्रधर की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आगे मिस्टर सिंघानिया से कोई और सवाल पूछ सके। और हाँ, थप्पड़ पड़ते ही चक्रधर को यह भी समझ आ गया था कि मिस्टर सिंघानिया किसके बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए उसने उस कैबिन की ओर इशारा किया जहां वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी मौजूद थे। मिस्टर आनंद महेंद्रू, अब कैसी तबीयत है मिसेस महेंद्रू की? सिंघानिया ने कैबिन में पहुंचते ही सामने बैठे हुए बूढ़े आदमी से पूछा। ओह गॉड, क्या ये बूढ़ा कपल मिस्टर एंड मिसेस महेंद्रू है? सिंघानिया की बात सुनते ही चक्रधर और उसके साथियों के होश उड़ गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस समय उनके रेस्टोरेंट में शहर के इतने बड़े रईस और उनकी पत्नी मौजूद थे। और अभी अभी जिस बूढ़ी औरत की जान पुष्कर ने बचाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि मिसेस महेंद्रू थी। तभी अचानक एक और सूट बूट पहने हुए मध्यम उम्र का आदमी, जिसके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी थी, वो सभी तेजी से उस कैबिन की ओर दौड़ते हुए आए। रेस्टोरेंट के अंदर लोगों का तांता लग चुका था। बहुत से बॉडीगार्ड जो कि ब्लैक सूट में थे, वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। उधर पुष्कर सड़क के रास्ते चलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था, जहां एक शांत झील थी और लोगों का आना जाना ना के बराबर था। पुष्कर को अभी भी धुंधली सी अघोरी बाबा की शक्ल याद आ रही थी, जो उसने कुछ ही समय पहले बूढ़ी औरत को ठीक करते समय देखी थी। और उसके द्वारा बोला जा रहा ओम मंत्र का जाप अभी तक पुष्कर के कानों में गूंज रहा था। ये मंत्र और जाप ठीक वैसा ही था जैसे कभी बचपन में पुष्कर को उसकी मां ने सिखाया था। पुष्कर झील के किनारे शांति से बैठ गया और फिर जैसे ही उसने आंखें बंद की, तो फिर से उसे वही काले और नीले रंग के जहरीले सांप दिखाई देने लगे थे। पुष्कर ने ध्यान लगाना शुरू करते ही ओम का उच्चारण शुरू कर दिया था। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए और जिंदगी में बहुत सी उलझनों ने तुम्हें घेर लिया हो, तो शांति से बैठकर ओम के जाप के साथ महादेव को याद करना। देखना, महादेव तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। मां की दी हुई सीख पुष्कर के कानों में गूंज रही थी और उसी का पालन करते हुए पुष्कर ने इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए ही ध्यान में बैठकर ओम का जाप करना शुरू कर दिया था। पुष्कर का मन अंदर ही अंदर डूबने लगा था और उसे अपने अंदर जोरों से ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। उधर रेस्टोरेंट के अंदर मिस्टर महेंद्रू का परिवार उन्हें देखते ही बेचैन हो गया था। दादाजी, दादाजी, एक खूबसूरत लड़की चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। माँ पिताजी, आप दोनों ठीक तो हैं? उस आदमी ने बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी से कहा। आनंद महेंद्रू के परिवार के साथ उनके पारिवारिक डॉक्टर मिस्टर सत्यजीत भी आए हुए थे। मिस्टर और मिसेस महेंद्रू दोनों कुर्सी पर शांति से बैठ चुके थे। ओह, हमारी प्यारी पोती मेघा भी हमसे मिलने के लिए आई है। मिस्टर महेंद्रू ने मेघा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। डॉक्टर सत्यजीत, प्लीज देखिए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? मेघा की आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर सत्यजीत से आग्रह करते हुए बोली थी। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दादी ने मेघा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेघा की आंखें लाल थी और वो काफी डरी हुई भी लग रही थी। उसने सुबकते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आप जब भी दादाजी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं जाते हैं और फिर ऐसी जगह आते हैं जहां के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। आनंद महेंद्रू ने कहा, अरे मैं और तुम्हारी दादी यही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के पढ़े हुए हैं और यहाँ की गलियों में हम छुप छुप कर मिला करते थे। इसीलिए अक्सर जब भी पुरानी यादें ताजा करनी होती हैं तो यहीं पर डेट मारने आ जाते हैं। ये कहते हुए मिस्टर आनंद महेंद्रू बहुत तेजी से हंसने लगे। तभी मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर महेंद्रू, आप जब भी दोबारा जगह पर आए तो कृपया एक बार मुझे जरूर फोन कर दें। मैं यहाँ आपके लिए सब इंतजाम भी कर दूंगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन वो लड़का पुष्कर कहाँ गया? अगर वो आज ना होता तो तुम्हारी दादी जिंदा नहीं बचती मेघा, दादाजी ने कहा। मिस्टर महेंद्रू की बात सुनते ही सभी लोग इसे उनका आदेश समझकर पुष्कर को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने
सीसीटीवी कैमरों में देखा तो उन्हें पता चला कि पुष्कर तो पहले ही बाहर जा चुका है। अरे ये कैसा लड़का है, इतना बड़ा काम करने के बाद भी बिना इनाम के ही चला गया, मिस्टर महेंद्रू ने कहा। उधर झील के किनारे पुष्कर ओम का जाप करता हुआ शून्य की स्थिति में जा चुका था। अचानक ही पुष्कर को चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी और तभी उसे एक ऊंचे बर्फीले पर्वत पर बैठा हुआ वही अघोरी दिखाई दिया जो उसे बूढ़ी औरत को ठीक करते हुए दिखाई दिया था। उसके चारों ओर भयंकर काले और नीले रंग के सैकड़ों सांप दिखाई दे रहे थे जो समय समय पर फुंकार मार रहे थे। अघोरी की आंखें बंद थी और वो बेहद ही सटीक और साफ आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उसके काले काले लंबे बाल जटाओं की तरह आपस में उलझे हुए थे और उसके गले में रुद्राक्ष बड़ी सी माला पुष्कर को साफ साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे पुष्कर अपने मन में अंदर की ओर झांकते हुए आगे बढ़ने लगा था। उसका अंतर्मन साफ साफ देख सकता था कि बर्फीले पर्वत पर बैठे उस अघोरी जैसे बाबा के गले में एक बहुत बड़ी नरमुंड की माला भी थी और उसका चेहरा दाढ़ी और मूंछों के बालों से ढका हुआ था। उसके माथे पर त्रिपुंड बना हुआ था और उसके माथे से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे सूरज की रोशनी हो। पुष्कर धीरे धीरे उसे नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक ही उस बूढ़े अघोरी की आंखें खुल गई जो खून की तरह सुर्ख लाल थी। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर पुष्कर बुरी तरह डर गया और उसका ध्यान टूट गया। सुबह हो चुकी थी। पुष्कर ने अपने शरीर की धूल हटाने के लिए जल्दी से कपड़े उतारे और सामने झील में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब पुष्कर अच्छे से नहा चुका था तो वो झील से बाहर निकल आया और जैसे ही पुष्कर किनारे पर आकर अपने कपड़े पहनने वाला था तभी उसे झील के सामने से जाने वाली सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। पुष्कर ने ध्यान से देखा तो वो लड़की उसी की ओर देख रही थी। उस लड़की को देखकर पुष्कर एक बार के लिए चौंक गया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह की सुनसान जगह पर भी आ सकता है। पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे एक तेज कार की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक गोली की आवाज, जिसे सुनते ही पुष्कर के पांव जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। क्या पुष्कर उस लड़की को बचा पाएगा? कौन था वो आदमी जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गोली लड़की की कमर में लग गई थी। उसने भागने की कोशिश की थी मगर ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकी और गिर गई। ये कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने देखा था कि गोली लगने के बाद भी वो लड़की कुछ दूर तक भागती हुई गई थी और वो चिल्लाई तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टी वो गाड़ी के पीछे भागने लगी थी। लेकिन तभी पुष्कर ने देखा कि जिस गाड़ी के ड्राइवर ने उस लड़की को गोली मारी है वो लड़की को नीचे गिरा हुआ देखकर रुक गया है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकल कर आया और उसने लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। आगे बढ़ो, इंतजार किस बात का है? अचानक ही पुष्कर के कान के पास से आवाज आई। पुष्कर ने देखा कि उसके कंधे पर बैठा हुआ काला सांप उसे ही देख रहा है। तुम फिर आ गए, आखिर कौन हो तुम? उस सांप को देखते ही पुष्कर की हवाइयां उड़ गई थी। ये परिचय देने का समय है, पहले हमें उस लड़की की जान बचानी होगी, उस काले सांप ने कहा। नहीं, हम उस लड़की की जान क्यों बचाएंगे? तभी पुष्कर के कानों में दूसरी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसके दूसरे कंधे पर दूसरा नीले रंग का सांप था। पुष्कर हक्का बक्का रह गया था। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि ये दोनों सांप उसके कंधों पर क्यों बैठे थे और अचानक ही उस लड़की के लिए क्यों लड़ रहे थे। आप दोनों कौन हैं और मेरे कंधों पर क्यों बैठे हो? पुष्कर ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे सवालों का जवाब देना हमारा काम नहीं है। इस समय जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वो करो। काले सांप ने फुंकार मारते हुए कहा। लेकिन आप दोनों हैं कौन और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, पुष्कर ने डरते हुए कहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए काफी हैं। काले सांप ने कहा। अरे वो तो इधर ही देख रहा है। तभी नीले सांप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अगले ही पल पुष्कर ने सामने की ओर देखा कि उस आदमी ने अपनी बंदूक का मुंह पुष्कर की ओर करके गोली दाग दी है। मगर इससे पहले कि वो गोली पुष्कर को छू पाती, पुष्कर एक और हवा में उड़ गया और उस गोली के रास्ते से हट गया।
पुष्कर हवा में कलाबाजी खाकर वापस जमीन पर आ चुका था और जैसे उसने पांव फिर से जमीन पर रखे, पुष्कर ने तेजी से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और पूरी जान लगाकर तेज गति से उस आदमी की ओर फेंक दिया। पुष्कर जानता था कि ये गोली से बचना और हवा में कलाबाजी वो नहीं, बल्कि उसके दोनों कंधों पर बैठे हुए उन सांपों की करतूत। अगर सही समय पर उसके सीधे कंधे पर बैठा हुआ काला सांप उसे एक और ना खींचता तो वो गोली से नहीं बच पाता। पत्थर का वो टुकड़ा हवा में गोली से भी तेज रफ्तार से गया और सीधे उस आदमी के माथे में घुस गया। वह पत्थर यही नहीं रुका, बल्कि उस छोटे से पत्थर ने गोली चलाने वाले आदमी के सिर को भेद दिया और उससे पार होकर दूसरी ओर की गाड़ी के शीशे को तोड़ता हुआ पार निकल गया। पुष्कर ने खुद को सामान्य करने के लिए तेजी से कुछ गहरी सांसें ली और फिर वो जल्दी से उस कार की ओर आगे बढ़ा। पुष्कर जानता था कि इस गाड़ी में कैमरा लगा हो सकता है, जिससे कि उसकी तस्वीर इस गाड़ी के मालिक या फिर इस आदमी के बॉस तक जा सकती है। इसीलिए उसे इस गाड़ी के रिकॉर्डिंग डिवाइस को नष्ट करना ही होगा। जैसे ही पुष्कर ने आगे बढ़ते हुए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो एक मासूम सा बदन उसकी ओर गिर गया। ये वो ही लड़की थी जो बेहोश हो चुकी थी। पुष्कर ने उस लड़की के मासूम चेहरे को देखा और पाया कि वो लड़की सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की ने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कि वो किसी डिनर पार्टी में जा रही हो। उसकी खूबसूरत बाहें और पतली पतली उंगलियां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पियानो बजाती हो। तभी पुष्कर ने उसकी हथेलियों पर जख्म का निशान देखा, जिससे पुष्कर समझ गया कि उसने जरूर हाथ में खंजर पकड़ा हुआ होगा और उसके हाथ से खून की बूंदें भी नीचे गिर रही थी। पुष्कर ने उस लड़की को संभालते हुए ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की और तभी उसकी नजर लड़की के गले से होते हुए नीचे गहराई तक चली गई। नजरों को संभालो, ये कई बार बड़ी मुश्किलों में डाल देती है। तभी उसके सीधे कंधे पर बैठे हुए काले सांप की आवाज पुष्कर के कान में पड़ी और पुष्कर ने अपनी आंखें उस लड़की के सीने से हटा ली। पुष्कर लड़की को उठाकर नीचे लिटाना चाहता था, मगर तभी उस लड़की के एक हाथ ने पुष्कर को कसकर पकड़ लिया और उसके गुलाबी होंठ धीरे से खुले। लड़की ने धीमी आवाज में पुष्कर से कहा, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। पुष्कर ने देखा कि गोली उस लड़की के कंधे के पास फंसी हुई है। पुष्कर ने सामने की ओर से लड़की के कंधे पर उंगली घुमाई और गोली की सही स्थिति को भांप लिया, लेकिन उसकी इस हरकत ने लड़की को दर्द से करहाने पर मजबूर कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो लड़की दर्द में चिल्लाती हुई पुष्कर से लिपट गई। उफ, ये क्या है? ये तो बहुत ही गहरा घाव है। इसमें से कितना खून बह रहा है। इसकी तो हड्डी भी साफ नजर आ रही है। पुष्कर ने जैसे ही उस लड़की के कंधे का घाव देखा तो वो बेचैन हो उठा और बोला, इस लड़की को बचाना बहुत जरूरी है। तुम अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मुझे इसके शरीर से गोली निकालनी होगी। पुष्कर को परेशान होता देखकर काले सांप ने कहा, ठीक है। पुष्कर ने कहा और फिर उसने अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। जैसे ही पुष्कर ने अपने हाथों को ढीला छोड़ा तो उसका सीधा हाथ अपने आप उठा और उसकी दो उंगलियां लड़की के कंधे पर गोली से किए हुए घाव में घुस गई और फिर कुछ ही देर में सांप ने पुष्कर की उंगलियां इस्तेमाल करके लड़की के कंधे से गोली बाहर निकाल दी, लेकिन लड़की इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। इसका बहुत खून बह रहा है, अगर ऐसे इसका खून बहता रहा तो ये मर भी सकती है, पुष्कर ने कहा। उन झाड़ियों की ओर चलो, मुझे उधर कुछ जड़ी बूटियों की महक आ रही है, सांप ने कहा। पुष्कर झील के किनारे पर उगी हुई झाड़ियों की ओर चल पड़ा। झाड़ियों के बीच में पहुंचते ही सांप ने फुंकार मारते हुए चारों ओर देखा और पुष्कर से कहा, वो जो नीले रंग के छोटे छोटे पौधे तुम्हें उस पत्थर के चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें उखाड़ लो। काले सांप के कहते ही पुष्कर आगे बढ़ा और उसने वो नीली पत्तियों वाले पौधे उखाड़ लिए और फिर वो वापस उसी लड़की के पास आ गया। इन्हें रगड़कर इसके घाव पर अच्छे से लगा, इससे खून भी रुक जाएगा और कुछ ही देर में इसे होश भी आ जाएगा, काले सांप ने कहा। ये सभी काम करने के बाद पुष्कर तेजी से गाड़ी में घुसा और उसके अंदर से कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी। जब पुष्कर वापस से लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की ने करवट ली है, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। पुष्कर कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता ही रह गया। वो सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक ही उस लड़की की आंखें खुल गईं और उसने पुष्कर को
अपने सामने देखते ही उससे पूछा, थैंक्स, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैंने तुम्हारी जान बचा दी है, अब मुझे जाना है। होप वी विल नेवर मीट अगेन। ये कहते हुए पुष्कर लड़की को उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चल पड़ा, क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। पुष्कर वापस शहर में आ चुका था और इस समय वो बहुत भूखा था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया जो उसके कॉलेज के बाहर ही था। रेस्टोरेंट में बैठते ही पुष्कर ने सामने खड़े हुए वेटर को बुलाया और उसे खाने का ऑर्डर दे दिया और फिर वो उन्हीं बाबा और सांपों के बारे में सोचने लगा। पुष्कर की भूख पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर वो अकेला नहीं था। वो दृश्य अभी तक पुष्कर की आंखों के सामने घूम रहा था। वो बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके ऊपर शांति से बैठे हुए वो अघोरी बाबा। पुष्कर अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी एक दुबली पतली सी लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और इतने में ही उसका दिया हुआ ऑर्डर भी वेटर ने लाकर टेबल पर रख दिया। पुष्कर अपने सामने रखे हुए खाने को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक पतली सी मधुर आवाज पड़ी, ओह डार्लिंग, आप भी ना, पता नहीं इतना कम क्यों खाने लगे हो? ये देखो, यहाँ की स्पेशल डिश रसमलाई तो आपने ली ही नहीं। पुष्कर ने उस लड़की की आवाज सुनते ही उसकी ओर घूर कर देखा। पुष्कर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और अगर देखा भी था तो इस समय उसे बिल्कुल भी उसकी शक्ल याद नहीं आ रही थी। लेकिन वो लड़की ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो उसका हस्बैंड हो। उस लड़की ने सफेद चमकदार ड्रेस पहनी हुई थी और उसके मासूम चेहरे पर वो बड़ी बड़ी आंखें, उन्हें देखकर तो पुष्कर देखता ही रह गया था। सचमुच ऐसी अप्सरा जैसी खूबसूरती का पति कौन मर्द नहीं बनना चाहेगा? तभी सामने बैठी उस लड़की, जिसका नाम शिखा था, ने अपने दांतों से निचले होंठ को काटा और आंख मारते हुए पुष्कर की प्लेट में रसमलाई का कुछ हिस्सा डाल दिया। लेकिन पुष्कर अभी तक उसे समझ नहीं पाया था। माय डार्लिंग हस्बैंड, खाइए ना, अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो सचमुच मेरा दिल टूट जाएगा। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पुष्कर ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन पुष्कर ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उससे पहले ही शिखा ने चम्मच भरकर उसके मुंह में रसमलाई डाल दी। शिखा, ये लड़का कौन है? तभी वहां पर 3 लोग आ गए और शिखा को पुष्कर को इस तरह से खाना खिलाते हुए देखकर उससे पूछने लगे। कार्तिक, जिसने शिखा से पूछा था, वो बेहद गुस्से में लग रहा था, यहाँ तक कि उसने अंदर आते समय हाथ में बियर की बोतल भी पकड़ी हुई थी। भाभी, क्या मेरा बड़ा भाई नितिन तुम्हारे लिए काफी नहीं है, जो तुम्हें चिलगोजे की भी जरूरत पड़ गई? कार्तिक ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। कार्तिक की बात सुनते ही शिखा ने पुष्कर के मुंह में डाली हुई चम्मच बाहर निकाल ली और गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी कोई भाभी अभी नहीं हूं, पर तुम्हारे कान की तरह तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, इसलिए शायद तुम्हें सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती। अब ध्यान से इन्हें देख लो, यही मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं दिल से इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसीलिए अब अपनी कबूतर ऐसी शक्ल लेकर यहाँ से गायब हो जाओ, सॉरी, उड़ जाओ। शिखा ने हाथों से उड़ने जैसा इशारा करते हुए कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा था, क्या ये सब कुछ तुम इस कल के लौंडे की वजह से बोल रही हो? अगर मैंने गलती से भी इसके जबड़े पर एक जड़ दिया ना, तो ये यहीं अपनी पैंट गीली कर देगा। कार्तिक ने पुष्कर की ओर देखते हुए कहा। कार्तिक की धमकी भरी बात से भी पुष्कर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो उल्टा ये सोचकर हंसी आ रही थी कि ये लड़की उसे शील्ड की तरह यूज कर रही थी। तुम उसे क्यों धमकी दे रहे हो? जब मैं तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। क्या इतनी सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है? शिखा को गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तेज आवाज में कार्तिक को डांटते हुए कहा था। इस बार पुष्कर ने भी कार्तिक की ओर देखा और उसकी अगरबत्ती जैसी पतली पतली बाजुओं को देखकर अचानक ही पुष्कर को हंसी आ गई। फिर पुष्कर का ध्यान उस बियर की बोतल की ओर गया जो कार्तिक के हाथ में थी। बेटा, जब शक्ल लेब्राडोर जैसी हो तो पिटबुल जैसी बातें नहीं किया करते। ओह, तो तुम इस बोतल की वजह से हीरो बन रहे हो? क्या सचमुच इससे तुम मेरा सर फोड़ सकते हो? इतना कहते ही पुष्कर ने उस बोतल को कसकर पकड़ा और एक झटके में ही तेज आवाज के साथ जोर से दबाते हुए पुष्कर ने उस बोतल को अपने एक हाथ से ही तोड़ दिया। क्या कार्तिक पुष्कर को ढूंढने के लिए आएगा? काला सांप जंगल में मिली उस अनजान लड़की को क्यों बचाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। Like and comment for next episode.